जय हिंद दोस्तों। आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट स्माइल कोचिंग में आपका स्वागत है। TRE 4 की तैयारी आप कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज का टॉपिक है भौतिक विभाजन। भूगोल से संबंधित इस बिंदु से जितने भी प्रश्न रहेंगे मैं सारा आपको क्लियर कराऊंगा। ये सारे टॉपिक आपको NCERT सार संग्रह जो कि महेश कुमार बर्नवाल जी द्वारा रचित पुस्तक में दिया गया है से मैं कराऊंगा। इसमें सारे प्रश्न वन लाइनर फॉर्म में दिए हुए हैं। यह पुस्तक 6 to 12 तक के क्लास के लिए सभी विषयों का एक सार संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि इस वीडियो में आज भौतिक विभाजन करेंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने सामान्य परिचय करा दिया था। फिर अगली जो वीडियो आएगी उसमें जलवायु कराऊंगा, फिर मिट्टी, फिर इस तरह से सभी बिंदुओं को कराऊंगा। अभी भूगोल शुरुआत किया हूँ, फिर बाद में साइंस भी करूँगा, उसके बाद फिर हिस्ट्री भी आएगा। इस तरह से सभी विषयों को मैं सॉल्व करूँगा। और एक बात मैं बताता चलूँ आपको दोस्तों, आप एक बार इस चैनल के कम्युनिटी सेक्शन विजिट कर लीजिए। वहाँ पर मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पोस्ट किए हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो एक बार कम्युनिटी सेक्शन भी विजिट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था। इसमें पूछ रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है मूलतः किस भूखंड का भाग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का भारतीय उपमहाद्वीप भाग था। आगे देखते हैं, भारत में उपलब्ध पराचुंबकीय परिणामों यानी कि पैरामैग्नेटिक रिजल्ट्स से संकेत मिलते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय भूखंड उत्तर दिशा की ओर विस्थापित हुए हैं। अगले बिंदु की ओर देखते हैं। अगला बिंदु है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर का मैदानी भाग, तीसरा है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। तो अगली बिंदु की ओर चलते हैं। हिमालय के समानांतर संरचनात्मक भाग, इसमें बताया है कि वलयों की तीव्रता तथा निर्माण आयु के आधार पर हिमालय को कितने भागों में बांटा है। यहाँ टोटल 4 दिखाया है लेकिन हमें 3 ही पढ़ना है। 1, 2 और 3 ही पढ़ना है। पहला भाग है ट्रांस हिमालय जो कि तिब्बत के क्षेत्र का है। दूसरा है बृहद हिमालय यानी कि महान हिमालय जिसे ग्रेट हिमालय भी कहते हैं, ग्रेट हिमालय। तीसरा है लघु हिमालय या मध्य हिमालय जिसे मिडिल हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय। और चौथा है बाह्य या उप हिमालय या जिसे शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। दोस्तों यहाँ पे 1-2 बात मैं बताता चलूँ आपको कि सबसे पहले ये जो ग्रेट हिमालय है इसके बारे में 1-2 बात बता देता हूँ। इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर से अधिक है और लघु हिमालय की औसत ऊंचाई 3750 मीटर से 4500 मीटर की ऊंचाई है। और शिवालिक हिमालय है, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 1200 है, 1200 मीटर है। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट कुछ इस तरह है, हिमालय का निर्माण समानांतर वलय श्रेणियों से हुआ है। इनमें प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है।
तो दोस्तों ये जो हिमालय का जो विस्तार बता रहा है, ये जो समानांतर श्रेणियाँ हैं, आगे मैं मैप में आपको दिखाऊंगा। तो इसमें जो बताया है सबसे प्राचीनतम भाग कौन सा है, तो सबसे प्राचीनतम भाग बृहद हिमालय है, यानी कि ग्रेट हिमालय। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। भारत के उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तारित समतल मैदान को क्या कहा जाता है, तो इसे भाबर कहा जाता है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है, शिवालिक है। पर्वत पदीय का मतलब होता है फुट हिल्स माउंटेन। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र किस संरचना का उदाहरण है, तो इसका हो जाएगा गिरिपद की स्थिति का। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिखाया हुआ है कि शिवालिक की औसत ऊंचाई कितनी है, जो कि मैंने आपको पहले बताया 600 मीटर से 1200 मीटर तक की इसकी औसत ऊंचाई है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। लघु हिमालय मतलब मिडिल हिमालय। लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य है, मिडिल हिमालय, यह ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो लघु हिमालय है यह ग्रेट हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। हिमालय का नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिवालिक। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सा पर्वत श्रेणी स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सतपुरा रेंज। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखिएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है। पर्वत श्रेणी पूछा है, तो पर्वत श्रेणी हो जाएगा बृहद हिमालय, यानी कि ग्रेट हिमालय, जिसका दूसरा नाम हिमाद्री हिमालय है। और इस हिमालय को आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। आंतरिक हिमालय, आंतरिक हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। बृहद हिमालय यानी कि ग्रेट हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है, तो 6100 मीटर से अधिक है। पीर पंजाल रेंज किस राज्य में अवस्थित है, जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है, पूर्वी हिमालय की तुलना में पश्चिमी हिमालय में ट्री लाइन की ऊंचाई कम है। उत्तराखंड के पाताल तोर कुएं किस भाग में पाए जाते हैं, तो यह तराई भाग में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट है, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है, तो अक्साई चीन लद्दाख का भाग है। अगला पॉइंट है, वेस्टर्न हिमालय यानी कि पश्चिमी हिमालय प्रदेश के प्रमुख संसाधन प्राकृतिक संसाधन क्या है, तो वेस्टर्न हिमालय के प्राकृतिक संसाधन वन है। अगला बिंदु है, भारत के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला अरावली है। अगला बिंदु है, अरावली का एज पूछा है इस पॉइंट में। अरावली रेंज की अनुमानित आयु कितनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 600 से लेके 570 मिलियन वर्ष। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण है, माउंट एवरेस्ट को, इसको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सागरमाथा किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट को। इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि सागरमाथा माउंट एवरेस्ट को कहाँ पे कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अरावली किस प्रकार की पर्वत श्रेणी है, तो अरावली अवशिष्ट पर्वत है, यानी कि रेसिड्यूअल माउंटेन है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जिसकी ऊंचाई यहाँ पे दिया हुआ है 2695 है।
अनाई मूली की ऊंचाई 2695 है। दोस्तों, अगर दक्षिण भारत दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाई मूली तो है ही, जो कि पश्चिमी तट में है। अगर पूछा जाए कि पूर्वी तट के, मैं बना देता हूँ एक बार, पश्चिमी तट का सबसे ऊंचा चोटी तो अनाई मूली है, लेकिन पूर्वी तट का पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई है 1501 मीटर। यदि ऑप्शन में महेंद्रगिरी ना दिया रहे, ऑप्शन में अगर जिंदा गारा दिया रहे, जिंदा गारा पीक, तो जिंदा गारा पीक हो जाएगा। जिंदा गारा पीक, यह भी पूर्वी तट का ऊंचा चोटी है। इसकी ऊंचाई 1690 है, लेकिन अपना एनसीईआरटी में महेंद्रगिरी के बारे में ही दिया हुआ, महेंद्रगिरी सबसे ऊंची चोटी है ऐसा बताया है, तो हमें महेंद्रगिरी के साथ जाना होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? तो नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु और केरल में है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को कोंकण नाम से जाना जाता है, कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इसको एक बार मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, मैप के सहारे देखने से ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यह देखिए मैप है, यह है पश्चिमी तट, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो पश्चिमी तट में दमन से गोवा तक के क्षेत्र को कोंकण तट कहते हैं, कोंकण तट। और गोवा से मैंगलोर के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। और उसके नीचे यहाँ कन्याकुमारी तक के भाग को मालाबार तट कहते हैं, मालाबार तट कहते हैं। तो यह तीनों ही आपको ध्यान में रखना है, कहाँ से कहाँ तक कोंकण तट कहा जाता है, कहाँ से कहाँ कन्नड़, और कहाँ से कहाँ मालाबार तट कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे कोंकण तट, ये तो हो गया। इसके बाद है इलायची की पहाड़ें, मतलब कार्डेमम हिल्स। कार्डेमम हिल्स किन राज्यों में है? तो इसका भी सेम उत्तर हो जाएगा। जो नीलगिरी पर्वत जहाँ पर है, नीलगिरी पर्वत तमिलनाडु केरल में है। कार्डेमम हिल्स भी उसी के नीचे है, दक्षिण में है, केरल और तमिलनाडु। और पूछा जाए कि भारत की सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो उसका सही उत्तर कार्डेमम हिल्स होगा, ध्यान में रखिएगा। सेवारॉय हिल्स, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। सेवारॉय हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर तमिलनाडु में हो जाएगा। अगला पॉइंट है, ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलती है, एकदम सही बात है। अगले बिंदु के बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? K2, जिसका दूसरा नाम गाडविन ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, यह सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न और है यहाँ पर, विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी जिसका नाम है राकापोसी, लद्दाख श्रेणी में अवस्थित है। और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो वह भी राकापोसी हो जाएगा। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी का नाम राकापोसी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और एक बात इसमें मैं बताता चलूँ आपको, माफ़ कीजिएगा,
जास्कर रेंज लद्दाख के दक्षिण में अवस्थित है और जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ, नंगा पर्वत है। जास्कर की सबसे ऊंची चोटी का नाम नंगा पर्वत है, नंगा पर्वत। और लद्दाख की ये जो राकापोसी मैंने बताया आपको, यह राकापोसी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? तो माना दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। अगला टॉपिक है नंदा देवी पीक। नंदा देवी पीक किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड में अवस्थित है। अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, यह राजस्थान में है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिमालय पर्वत की एक श्रेणी आराकान योमा किस देश में स्थित है? तो यह म्यांमार में स्थित है। आराकान योमा मैं दिखा भी देता हूँ आपको। आराकान योमा कहाँ पर मिल जाएगा आपको? ये देखिए मैप में आराकान यहाँ पर लिखा हुआ है। आराकान इस तरफ में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कुल्लू वैली किन पर्वत श्रेणियों के मध्य है? तो धौलाधर और पीर पंजाल के मध्य है। पालघाट पास बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। पालघाट पास किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच है। अगला प्रश्न है नाथुला पास किस राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, वह भी देख लेते हैं। उत्तराखंड में कोणधारी वन एवं छोटे छोटे घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। अगला बिंदु है पूर्वी हिमालय में औसत स्नो लाइन 3500 मीटर तथा पश्चिमी हिमालय में औसत स्नो लाइन 2500 मीटर है। 3500 पूर्वी हिमालय में और पश्चिमी हिमालय में स्नो लाइन कितनी है? 2500 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी ग्लेशियर कौन सी है? तो सियाचिन इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि लद्दाख में है। अगला बिंदु क्या देखते हैं, चौराबाड़ी ग्लेशियर कहाँ है? तो चौराबाड़ी ग्लेशियर केदारनाथ मंदिर के उत्तर में है, उत्तराखंड में। मेघालय का पठार किसका भाग है? तो मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगला बिंदु देखते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत किस काल में निर्मित हुए हैं? तो भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत पैलियोजोइक एरा में निर्मित हुए हैं। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। इसको मैप में भी देख सकते हैं, मैं मैप में दिखाता हूँ आपको ताकि ज़्यादा समय तक याद रहे। यहाँ देखिए मालवा का पठार यहाँ है। ये रहा विंध्या पर्वत और ये रहा अरावली पर्वत, इसके बीच में मालवा का पठार यहाँ पर है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दंडकारण्य रीजन कहाँ अवस्थित है? तो दंडकारण्य, इस प्रश्न को यहाँ पे इस तरह से बताया गया, लेकिन इसका मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। इसमें लिखा हुआ है दंडकारण्य के लिए लिखा हुआ है छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के मध्यवर्ती भाग लिखा है। लेकिन दोस्तों दंडकारण्य सिर्फ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा ही नहीं हो जाएगा, इसमें कुछ और राज्यों के भाग भी आएंगे। मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन सा राज्य का कौन कौन सा भाग आएगा। दंडकारण्य में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तो आप जोड़ ही लीजिए, इसके साथ जोड़िए तेलंगाना ऐड कीजिए, महाराष्ट्र
महाराष्ट्र ऐड कीजिए और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4 5, टोटल 5 राज्यों के मध्य भाग को दंडकारण्य भाग कहते हैं। इससे संबंधित पहले भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मैंने सारे राज्य आपको बता दिए, आप ध्यान में रखिएगा। अगला है लघु हिमालय यानी कि मिडिल हिमालय और शिवालिक श्रेणी के मध्य विस्तारित समतल संरचनात्मक स्थल को पूर्व में द्वार यानी कि डुआर्स तथा पश्चिम में डून के नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो विस्तृत मैदान है उसको पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार के नाम से जानते हैं। और पश्चिम में क्या कहते हैं? पश्चिम में कहते हैं डून। जैसे देहरादून हो गया, समझ रहे ना, उस हिसाब से। भारत का औसत समुद्री तल किस तट से मापा जाता है? मुंबई से मापा जाता है, मुंबई तट से मापा जाता है। भारत की समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? यह पिछले क्लास में मैंने कवर किया था। कुल पूछा है तो कुल में 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। अगर सिर्फ पूछता कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र का कितना है तो उसमें 6,100 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? भारत के किस राज्य की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आप देखते ही होंगे मैप में, इस तरह से दिखता है। तो यहाँ से लेके ये पूरा इतना लंबा है, तो इसका तटीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा लंबा है। अगला बिंदु है भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न है? मतलब भारत के कितने राज्य हैं जो समुद्री तटरेखा से जुड़े हुए हैं? तो 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश है। सभी का नाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, गोवा, पुडुचेरी, ये यूटी है। पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और दादरा व नगर हवेली, दमन व दीव, ये 4 केंद्र शासित प्रदेश है और बाकी राज्य के नाम थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राचीन भारत ऐतिहासिक भूगोल में रत्नाकर नाम हिंद महासागर के हैं। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तटीय समुद्री तट को क्या कहते हैं? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र को, समुद्री तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। पश्चिमी तट तो हमने देख लिया था, अभी पूर्वी तट भी देख लेते हैं। पूर्वी तट कुछ इस तरह से है, यहाँ से तो बांग्लादेश है। पूर्वी तट में उत्कल तट गंगा के मुहाने से कृष्णा नदी के मुहाने तक को कहते हैं। मान के चलिए ये रहा गंगा का मुहाना, यहाँ तक आएगा, यहाँ से यहाँ तक, इसे उत्कल तट कहेंगे। उत्कल तट। और आंध्र प्रदेश का जो ये तटीय क्षेत्र है आंध्र प्रदेश का, इसे काकीनाडा तट कहेंगे। काकीनाडा तट। उसके बाद यह जो तमिलनाडु का जो क्षेत्र है इसे कोरोमंडल तट कहेंगे। कोरोमंडल तट। तो यह तीनों मैंने आपको बता दिया। अब ये अगले बिंदु की ओर चलते हैं जो कि क्वेश्चन में भी पूछा ही था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के समुद्री तट को क्या कहते हैं? तो कोरोमंडल तट कहते हैं। अगला बिंदु है कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को दूसरा कैप कैमोरीन के नाम से जाना जाता है, कैप कैमोरीन के नाम से। अगला प्रश्न है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? मतलब कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है बंगाल की खाड़ी में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला बिंदु है
अगला बिंदु अंडमान निकोबार से संबंधित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कितने द्वीपों का समूह है, तो यह हो जाएगा 572। यह भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है, तो यह अंडमान और निकोबार को पृथक करता है। बारेन आइसलैंड अवस्थित है। बारेन आइसलैंड बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है। और बारेन आइसलैंड से संबंधित एक और बात है कि बारेन आइसलैंड जो है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी है, वोल्केनो है। अगला है श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो यह पुलिकट झील के समीप अवस्थित है। राम सेतु यानी कि एडम्स ब्रिज कहाँ से प्रारंभ होता है, तो यह धनुषकोडी से प्रारंभ होता है। अगला है लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है, तो अरब सागर में अवस्थित है। भारत का कौन सा द्वीप समूह कोरल निर्मित है, तो इसका उत्तर लक्षद्वीप दिया गया है। मिनिकॉय आइसलैंड भारतीय तट रेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आते हैं। तो मिनिकॉय जो द्वीप है वह भारत के तट रेखा से सबसे दूर में अवस्थित है। यह भी महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों। अगला बिंदु है भारत और श्रीलंका। भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप है, तो उस द्वीप का नाम है पंबन द्वीप, जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं। अगला बिंदु है द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो द्वीपों पर बसा हुआ भारत का सबसे बड़ा नगर मुंबई है। अगला बिंदु है कोरी क्रीक। कोरी क्रीक कहाँ है, तो कोरी क्रीक रन ऑफ कच्छ में है। अगला है सर क्रीक। सर क्रीक विवाद किन दो देश के बीच में है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। अगला बिंदु है बुर्जिल और बनिहाल दर्रे किस पर्वत श्रेणी में स्थित है, तो यह पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। अगला बिंदु है मिजोरम को अन्य किस भौतिक नाम से जाना जाता है, तो मिजोरम को अन्य मालेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है। यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, बीपीएससी में पूछा जा सकता है। अगला बिंदु है सतलज एवं सिंधु के मध्य स्थित हिमालय के भाग को कश्मीर हिमालय या कि फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो सतलज और सिंधु के मध्य भाग को, सतलज नदी और सिंधु नदी के मध्य भाग को कश्मीर हिमालय या कि फिर पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि इस तरह से मान के चलिए ये अपना हिमालय रेंज है। इसमें सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच पंजाब हिमालय है या जिसे कश्मीर हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर हिमालय। उसके बाद सिंधु और माफ़ कीजिएगा, ये हिमालय है, ये हिमालय रेंज है। सिंधु नदी और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय है। पंजाब हिमालय का दूसरा नाम कश्मीर हिमालय भी है, कश्मीर हिमालय। और सतलज नदी और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय है, कुमायूं हिमालय कहते हैं, कुमायूं हिमालय। काली नदी और सतलज नदी के मध्य नेपाल हिमालय कहते हैं, नेपाल हिमालय। माफ़ कीजिएगा, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय कहते हैं, असम हिमालय कहते हैं। यह बिंदु आप ध्यान में रखिएगा
इसमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। इसको मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। सिंधु और सतलज के बीच पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय, सतलज और काली नदी के बीच कुमायूं हिमालय, काली नदी और तीस्ता नदी के बीच नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी और दिहांग नदी के बीच आपको असम हिमालय देखने को मिलता है। इस तरह से नामकरण किया हुआ है। तो दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में जब मैं दूसरा और एक टॉपिक लेकर आऊँगा, मैं आपको पहले से बता देता हूँ नेक्स्ट क्लास में कौन सा टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट क्लास में जलवायु से संबंधित कुछ बिंदुओं को देखेंगे, उसके बाद मृदा, उसके बाद प्राकृतिक वनस्पतियाँ, फिर जैव विविधता, अपवाह तंत्र, इन सभी टॉपिक को मैं एक एक करके कराऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक जुड़े रहने के लिए।